हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत या मोहब्बत लास्ट पार्ट। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली सुबह अगले दिन जब पाखी की आंखें खुलती है तो वह खुद को बिस्तर पर अकेला पाती है। खुद को ऐसे अकेले देख पाखी की आंखें एक अनजाने डर से भर जाती है और उसे रात में हुआ सब कुछ याद आ जाता है, जिसे याद कर पाखी को ऐसा लगता है जैसे इस बार फिर से आयान उसे छोड़कर चला गया है। जिसे याद कर उसकी आंखों में आंसू आने ही वाले थे कि तभी बाथरूम के दरवाजे की खुलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर पाखी की नजर बाथरूम से बाहर निकल रहे आयान पर पड़ती है। जिसे देखते ही पाखी की आंखों की नमी गायब हो जाती है और उसे अपने सीने में थोड़ा सुकून मिलता है, जिस कारण वह अंदर से काफी खुश होती है, मगर अपनी खुशी बाहर जाहिर नहीं होने देती और आयान को इस तरह से देखने लगती है जैसे आयान को देखकर चिढ़ रही हो। जब आयान को पाखी की नजरों की तपिश खुद पर महसूस होती है तो वह भी पाखी को देखने लगता है, जो उसे अजीब सा मुंह बनाकर देख रही थी। जिसे ऐसे देख आयान हंसते हुए बोला, बीबी, क्या तुम्हें अब पछतावा हो रहा है? पाखी अनजान बनते हुए बोली, पछतावा? किस चीज का पछतावा? पाखी को कभी किसी चीज का पछतावा नहीं होता है। इतना बोलकर पाखी खुद को एक चादर में लपेटकर बिस्तर से नीचे उतर जाती है और सीधे बाथरूम में चली जाती है। जिसे इस तरह मुंह बनाकर बाथरूम में जाते देख आयन अपने आप से ही बोला, तुम जितना चाहे बोल लो पाखी कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मगर सच तो यही है, तुम्हारी नफरत के पीछे मोहब्बत छुपी हुई है। और देखना, एक न एक दिन मैं तुमसे बुलवा कर ही रहूंगा कि तुम मुझसे नफरत नहीं, मोहब्बत करती हो। इतना बोलकर आयान रुक जाता है और थोड़ा रुक कर बोला, तुम मुझसे नफरत से भरी मोहब्बत करती हो। इतना बोल आयान तैयार होने लगता है। सारे घर वाले नाश्ते के लिए डाइनिंग एरिया में आ चुके थे, मगर इस समय सभी थोड़े शांत थे। मोहित हमेशा की तरह अपनी मुखिया वाली कुर्सी पर बैठे हुए थे और बाकी सभी अपनी अपनी कुर्सियों पर ही बैठे हुए थे, मगर हर कोई शांत था। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। मेड इस समय सभी को नाश्ता सर्व कर रहा था। तभी वहां पर पाखी और आयान दोनों ही एक साथ आते हैं, जिन्हें देख तनु हल्का सा मुस्कुरा देती है, तो वह दोनों भी तनु को देखकर मुस्कुरा देते हैं। जिसके बाद पाखी और आयान दोनों भी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। मगर उस खामोशी को तोड़ते हुए वंदना बोली, जेठ जी, आपने क्या सोचा है? क्या आप दीदी को बाहर निकालेंगे या उन्हें जेल में ही रहने देंगे? ये बोलते हुए ही वंदना की नजर मोहित पर होती है। मोहित बिना किसी भाव के बोला, कोई जरूरत नहीं है उस औरत की जमानत कराने की, उसे जेल से बाहर निकालने की कोशिश करने की। उस औरत ने ना ही मेरे प्यार मृणाल की जान ली, बल्कि उसके कारण ही मैंने अपने सबसे अच्छे दोनों दोस्तों और उनकी बेटी उन सबको खो दिया। यह कहते हुए ही मोहित की आंखें आंसुओं से भर जाती है। आर्यन ने अपने डैड को देखकर कहा, डैड, मुझे आपसे कुछ पूछना है। यह कहते हुए ही आर्यन की नजर मोहित पर होती है। मोहित ने कहा, हाँ बोलो आर्यन। आर्यन ने कहा, डैड, क्या मैं मोहिनी मॉम का ही बेटा हूँ और वही मेरी असली मॉम है? मोहित ने कुछ सोच कर कहा, नहीं आर्यन, तुम मोहिनी के बेटे नहीं हो। तुम्हारी और आयान, तुम दोनों की मॉम एक ही है। और जब तुम बस 10-12 दिन के ही थे, तभी मोहिनी ने तुम्हारी मॉम के साथ और तीनों जाने ली थी। यह कहते हुए ही मोहित गुस्से और नफरत के साथ मोहिनी को याद कर रहे थे। अपने डैड की बात सुनते ही आर्यन की आंखों में वापस से नमी आ जाती है और वो एक नजर पाखी और आयान दोनों को देखता है, जो खुद ही उसे देख रहे थे। जिन्हें खुद की तरफ देखते हुए पाकर आर्यन अपनी नजरें झुका लेता है, क्योंकि उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी जो वो उन दोनों नजरों से भी नजरें मिला सके। आर्यन को ऐसे मायूस और उसकी आंखों में आंसू देख तनु धीरे से आर्यन के हाथ को अपने एक हाथ में थाम लेती है। जिसके ऐसा करने पर आर्यन तनु को देखने लगता है, तो तनु आंखों से ही सब ठीक होने का इशारा करती है, जिसे समझ आर्यन भी हाँ में अपना सर हिला देता है। सभी शांति से नाश्ता करने लगते हैं। जब सभी का नाश्ता हो जाता है तब मोहित अपने कमरे में चले जाते हैं और वंदना भी अपने कमरे में चली जाती है और उसका पति ऑफिस के लिए निकल जाता है। जिसके बाद इस समय हॉल में बस आयान, पाखी, आर्यन, तनु और नयन पांचों ही होते हैं। ये पांचों ही खामोशी से बैठे हुए थे और उसी खामोशी को तोड़ते हुए ही आर्यन आयान के पास जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है। जिसे रोते देख आयान जल्दी से आर्यन को उठाकर अपने गले से लगा लेता है।
आयान के गले लगते ही आर्यन उसे कसकर गले से लगाकर जोर जोर से रोते हुए ही बोला, मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपकी ही जान का दुश्मन बन बैठा। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था आप मेरे सगे भाई हो। मुझे तो मॉम ने हमेशा से कहा, मैंने उसे ही सच मान लिया और आपसे नफरत करता रहा, ये सोचकर कि आप मेरे सौतेले भाई हो और मुझसे मेरा हक छीन लोगे। क्योंकि मॉम ने मुझे यही बताया था कि अगर आप जिंदा रहे तो कभी भी मैं इस रघुवंशी एम्पायर का मालिक नहीं बन पाऊंगा। इसलिए मुझे आपको खत्म कर खुद इस प्रॉपर्टी और सारे बिजनेस का मालिक बनना होगा। मॉम ने बचपन से ही यही बात मेरे दिमाग में डाली, इसलिए मैंने आपको जान से मारने की कई बार कोशिश की। 5 साल पहले भी जो हादसा आपके साथ हुआ था उसमें मॉम और मेरा ही हाथ था। यह कहते हुए ही आर्यन काफी जोरों से रोने लगता है, मगर अपने छोटे भाई की बात सुन आयान कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी बंद आंखों में से ही आंसू बहने लगते हैं। आयान किसी तरह से अपने इमोशन को काबू में कर आर्यन को खुद से दूर कर उसकी आंखों में आए सारे आंसुओं को साफ करते हुए बोला, मुझे पता है आर्यन, तूने जो भी किया वो सब उस औरत के कहने पर किया। और मुझे ये भी पता है 5 साल पहले जब मैं पाखी से शादी करने के बाद उसे छोड़कर जा रहा था ताकि बहुत ही जल्द मैं वापस आकर अपनी पत्नी को अपने साथ ले जा सकूं। यही सब सोचकर जब मैं जा रहा था और मेरा जो एक्सीडेंट हुआ वो तूने और उस औरत ने मिलकर प्लान किया था। मुझे पता है, मुझे सब पता है। तुम दोनों ने मिलकर एक बार नहीं कई बार मेरी जान लेने की कोशिश की। ये भी मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। मगर मुझे तुझसे कोई भी शिकायत नहीं मेरे भाई, क्योंकि तू चाहे मुझसे कितनी भी नफरत कर ले मगर मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ और हमेशा ही तुझे एक बड़े भाई की तरह नहीं बल्कि एक पिता की तरह प्यार किया है। इसलिए मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। यह कहते हुए आयान मुस्कुरा देता है, पर आयान की बात सुन आर्यन अपने भाई को गले से लगाकर किसी बच्चे की तरह रोने लगता है। जिसे ऐसे रोते देख आयान उसे शांत करवाते हुए बोला, आर्यन, मैंने तुझे माफ कर दिया, तू तो ऐसे रोना बंद कर। वैसे भी तुझे पता है ना, बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने कभी भी तेरी आंखों में कोई आंसू नहीं आने दिए। तो तू सबसे पहले रोना बंद कर और जो हुआ सब भूल जा। हम दोनों अब से बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहा करते थे, बचपन की तरह, हमेशा साथ और खुश। ये कहते हुए ही आयान मुस्कुराते हुए आर्यन को देखने लगता है। उन दोनों की बात सुन नयन जो एकदम खामोश थी वह बोल पड़ी, भाई आप दोनों ये भूल मत जाना कि आप दोनों के पास एक छोटी बहन भी है जिसके नखरे आप दोनों को उठाने हैं और आगे भी आप दोनों को नखरे उठाने होंगे। ये कहते हुए नयन मुस्कुरा रही थी और अपनी बहन की बात सुन वे दोनों उसे अपनी तरफ आने का इशारा करते हैं, जिसे समझ नयन झट से दोनों के पास जा गले लग जाती है और दोनों भाई मिलकर नयन को अपने गले से लगा लेते हैं। जिन्हें ऐसे देख तनु गला खखारते हुए कहती है, अगर तुम तीनों भाई बहनों का प्यार हो गया तो क्या हम सब कहीं बाहर घूमने चलें, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है ऑफिस जाने का। ये कहते हुए तनु मुस्कुरा रही थी। आयान ने कहा, मेरा भी मन नहीं है काम करने का, क्योंकि सालों बाद मुझे मेरा बचपन वाला भाई और बचपन का प्यार दोनों जो वापस मिल गया है और अब मैं अपने प्यार के साथ कुछ समय आराम से रहना चाहता हूँ। उसके बाद काम पर जाने का सोचूंगा। ये कहते हुए आयान की नजर पाखी पर थी। आयान की बात सुन तनु के साथ नयन और आर्यन के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है और वे तीनों घर से बाहर निकल जाते हैं। जिनके बाद आयान पाखी के पास जाकर उसे बड़े ही प्यार से देखते हुए बोला, पाखी एक बार बोलो ना। पाखी ने हैरानी से कहा, क्या? तो आयान ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। पाखी ने आयान की आंखों में देखकर कहा, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तो तुमसे नफरत करती हूँ। यह कहते ही वो रुक जाती है और आयान को थोड़ा करीब जाकर उसकी गाल पर किस करते हुए बोली, मगर मेरी नफरत में ही मोहब्बत छुपी है, इसलिए मैं तुम्हें नफरत भरी मोहब्बत करती हूँ। इतना कहकर पाखी मुस्कुरा देती है और आयान के गले लग जाती है। आयान भी प्यार से पाखी को अपने सीने से लगा लेता है। आर्यन, तनु, नयन और उनके साथ आयु ये चारों एक कार में बैठे हुए थे और पाखी और आयान दूसरी कार में बैठे कहीं जा रहे होते हैं बाहर, किसी ऐसी जगह पर जाकर उन्हें थोड़ा फ्रेश महसूस हो। जो कुछ दिनों से माहौल चल रहा था उसे भूलकर अब कुछ अच्छी यादें बनाई जाए, यही सोचते हुए वे सब कहीं बाहर जा रहे थे। पाखी और आयान की कार में पाखी इस समय खिड़की से बाहर देख रही थी और आयान के मन में काफी कुछ चल रहा था।
मगर वह पाखी से कुछ नहीं कहता, बस शांति से बैठा हुआ था और अपने पुराने बीते पलों को याद कर रहा था। पाखी भी अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब याद कर रही थी। पुरानी सारी बातों को याद कर अचानक पाखी का दिल बेचैन हो उठता है और वह उसी बेचैनी के साथ आयान को देखती है जो किसी सोच में गुम था। आयान को किसी सोच में गुम देख पाखी धीरे से आयान के करीब जाकर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है और उसे कसकर गले से लगाकर अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है। आयान भी होश में आकर पाखी को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है और झुककर उसका माथा चूमते हुए कहता है, रिलैक्स पाखी, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो चुका है, अब कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। अब हम दोनों बचपन की तरह हमेशा साथ रहने वाले हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमारी माँ चाहा करती थी। इतना कहकर आयान अपनी पकड़ और भी टाइट कर देता है पाखी पर। पाखी आयान की बात सुनकर कुछ नहीं बोलती, बस आयान के सीने से लगी अपनी आंखें बंद किए हुए रहती है, जैसे उसे आयान की बाहों में सुकून मिल रहा हो। दूसरी तरफ जेल में एक लेडी कांस्टेबल मोहिनी के पास आते हुए बोली, चल तुझसे कोई लड़का मिलने आया है, चल मिल ले उस लड़के से। इतना कहकर वह लेडी मोहिनी को देखने लगती है। कोई लड़का मिलने आया है, ये सुनकर मोहिनी के होठों पर एक जहरीली सी मुस्कान आ जाती है और वह अपनी जगह से उठकर उस लड़के से मिलने जाती है। जब मोहिनी उस लड़के से मिलने जाती है तो देखती है कि सामने एक लड़का जिसकी उम्र 24-25 साल के करीब होगी, वह अपने चेहरे पर मास्क लगाए होता है। उसने हुडी भी पहन रखी थी। वह मोहिनी को देख लड़का धीरे से बोला, मॉम। उस लड़के के मुंह से खुद के लिए मॉम शब्द सुनकर मोहिनी भी उसे देखकर बोली, तुम आ गए बेटा, अपनी मॉम से मिलने। मुझे पता था कोई आए या ना आए, पर तुम जरूर आओगे मुझसे मिलने। ये कहते हुए ही मोहिनी की आंखों में चमक आ जाती है। आता कैसे नहीं मॉम, मुझे तो आना ही था। वैसे भी मैं आपका बेटा हूँ, आपका अपना खून, तो मुझे तो आना ही था आपसे मिलने। पर अब आप फिक्र मत करना, आप इस चार दीवारी में और नहीं रह पाओगी, और जिसने आपकी ये हालत की है मैं उन सबको वैसे ही आग के हवाले कर दूंगा जैसे सालों पहले आपने किया था उन लोगों को। ये कहते हुए वो लड़का शैतानी चमक लिए मोहिनी को देख रहा था। पर सबसे पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो, उसके बाद हम सोचेंगे हमें क्या करना है। मोहिनी हल्के गुस्से में बोली, डोंट वरी मॉम, इतने सालों तक उस बेवकूफ आर्यन के साथ रहते रहते मेरी इतनी तो जान पहचान बनी गई है कि मेरे कहने पर आप इस जेल से बाहर आ जाओगी। आप आज ही बाहर आओगी। कल का दिन उन सभी रघुवंशी के लिए उनका आखिरी दिन होगा और जो दौलत हम रघुवंशी से इतने सालों से नहीं पा सके वो कल हमें हासिल हो जाएगी। और उस आयन और आर्यन दोनों भाइयों को तो अपने इन्हीं हाथों से ही मारने वाला हूँ। इतना कहते हुए वो लड़का जोरों से हंस पड़ता है और उसी के साथ मोहिनी भी हंसने लगती है। सभी लोग एक बड़े से पार्क में पहुंच जाते हैं जहां पहले से ही बहुत सारे छोटे बड़े बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए थे। कुछ स्कूल के बच्चे अपनी टीचर्स के साथ वहां पिकनिक मनाने आए हुए थे। वो पार्क काफी बड़ा और सुंदर था, जहां पर सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि बूढ़े भी आया करते थे। यहाँ आकर हर किसी को एक अलग ही शांति मिलती थी। हर तरफ रंगे रंगे फूल, हरी भरी घास और कई तरह के झूले जिन पर हम उम्र के लोग बैठ सकते थे। सभी मिलकर इसी पार्क में आए हुए थे। इस समय वे सभी गोल घेरा बनाकर हरी घास पर बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। और नन्ही सी आयु, वो तो सबकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। तब पाखी ने आर्यन से कहा, आर्यन मैं तुमसे कुछ पूछूं? तो आर्यन ने कहा, हाँ बोलो ना पाखी, आज मैं तुम्हारे एक नहीं सारी बातों का जवाब दूंगा। आर्यन हल्की सी मुस्कान लिए बोला, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते थे? पाखी काफी गंभीर होकर बोली। जैसे ही पाखी यह बात कहती है वैसे ही सारे लोग पाखी और आर्यन की ओर देखने लगते हैं। हाँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता था और मैंने तुमसे बिना किसी मतलब के प्यार किया है। तुम वो पहली लड़की थी पाखी जिसे मैंने सबसे ज्यादा चाहा, जिसके साथ अपनी जिंदगी बिताने का सपना देखा। मगर अब तुम मेरे भाई की पत्नी हो तो मैं तुम्हारे लिए अब कुछ भी गलत नहीं सोच सकता, क्योंकि तुम मेरी भाभी हो। मगर एक बात यह भी है कि तुम भले ही मेरे भाई की पत्नी हो, लेकिन हम दोनों हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे और हमारी दोस्ती में अब कोई मनमुटाव या गलतफहमी नहीं आएगी। जो प्यार तुम्हारे लिए मेरे दिल में था, मैंने उसे अपने दिल के किसी कोने में छुपा लिया है, जो अब कभी भी बाहर नहीं आएगा।
इतना कहकर आर्यन अपनी हल्की सी नम आंखों में हो चुकी नमी को साफ कर लेता है। आर्यन की बात सुनकर कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि सबको पता था कि आर्यन ने सच में पाखी से प्यार किया था और उसके प्यार में कोई मिलावट नहीं थी। इसलिए सब शांत हो जाते हैं। पाखी आर्यन की आंखों में देखते हुए बोली, आर्यन, मेरी बहन से शादी करोगे? जैसे ही पाखी यह बात कहती है, तनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसकी आंखें हैरानी से पाखी को देखने लगती है। आर्यन भी पाखी की ओर देखने लगता है, मगर पाखी की बात सुनकर आर्यन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। आर्यन को चुप देखकर पाखी फिर से कहती है, आर्यन, मेरी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है और वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। मुझे नहीं लगता कि तनु से बेहतर लड़की कोई तुम्हें मिल सकती है। मेरी तनु सुंदर है, टैलेंटेड है, अपना बिजनेस खुद संभालती है। हजारों लड़के मेरी बहन पर मरते हैं, उसके पीछे पागल है। तनु के पास सिर्फ दिमाग नहीं, बल्कि एक परफेक्ट बॉडी भी है, ऐसी जिसकी चाहत हर लड़के को होती है। और सबसे बड़ी बात, मेरी तनु तुम्हारे लिए पूरी तरह से ईमानदार है। वो तुमसे सच्चा प्यार करती है और हमेशा तुम्हें खुश रखेगी। वह तुम्हें कभी भी जिंदगी में अकेला नहीं छोड़ेगी, ना ही तुम्हारा साथ छोड़ेगी। और अगर तुम मेरी बहन को ठुकराते हो तो तुम मेरी नजर में दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान होंगे। तो कहो, क्या करोगे मेरी तनु से शादी? इतना कहकर पाखी बस एक टक आर्यन को देखने लगती है। पाखी की बात सुनकर तनु का दिल और भी जोरों से धड़कने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आर्यन की एक हाँ या ना से उसका दिल टूट भी सकता है और जुड़ भी सकता है। तनु की नजरें आर्यन पर टिक जाती है। तभी आर्यन कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर तनु की आंखें नम हो जाती है और वहां बैठे सभी लोगों की भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। सभी लोग आर्यन के जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं और उनकी नजरें उस पर टिकी होती है। सबकी नजरों को खुद पर देखकर आर्यन धीरे से बोला, नहीं, मैं तनु से शादी नहीं कर सकता। जैसे ही आर्यन ये बात कहता है, तनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी नजरें झुका लेती है। आयन और नयन भी आर्यन की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। पाखी की आंखें भी उसकी ना सुनकर कठोर हो जाती है, मगर आर्यन के आगे की बात सुनकर सभी के होठों पर मुस्कान आ जाती है। आर्यन तनु का एक हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहता है, सॉरी तनु, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चाहता हूँ हम दोनों शादी की जगह कोर्ट मैरिज करें और आज ही करें। और सिर्फ कोर्ट मैरिज ही नहीं, तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना होगा। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि अगर तुम मुझसे एक बार शादी करती हो तो अपनी आखिरी सांस तक मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, ना ही मुझसे कभी दूर जाओगी, हमेशा सिर्फ मेरी बनकर रहोगी। उसमें यह भी लिखा होगा कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे से तलाक नहीं लेंगे, चाहे जो भी हो। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। अगर तुम मेरे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में बन सकती हो तो चलो आज ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जैसे ही आर्यन यह बात कहता है, सभी के चेहरों पर मुस्कान तैर जाती है और पाखी की कठोर आंखें भी मुस्कुरा उठती है। तनु झट से आर्यन के गले लगते हुए बोली, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। वैसे भी शादी सबके सामने हो या कोर्ट में क्या फर्क पड़ता है, बस शादी होनी चाहिए। इतना कहकर तनु और भी जोर से रोने लगती है और रोता हुआ देखकर आर्यन भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, मैं बेवकूफ नहीं हूं तनु, जो इतनी प्यारी लड़की को अपने हाथों और अपनी जिंदगी से जाने दूं। वैसे भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर डर रहा था कहीं मेरी पुरानी गलतियों के कारण तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो। पर अब जब तुमने हाँ कह ही दिया है तो मैं तुम्हें बिना देरी किए अपने साथ शादी के बंधन में बांध लूंगा। वैसे भी क्या भरोसा, अगर तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास चली गई तो। इतना कहते हुए आर्यन तनु को खुद से थोड़ी दूर करता है। इसके बाद सब मिलकर मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और करीब 1 घंटे के अंदर ही वे सब बाहर निकलते हैं। इस समय तनु और आर्यन दोनों के हाथों में उनके शादी का सर्टिफिकेट होता है, जिसे वे दोनों देख रहे होते हैं। नयन उन दोनों को खुश देखकर थोड़ा उदास होकर बोली, भैया आप दोनों की तो लाइफ सेट हो गई। आर्यन भैया तनु भाभी के साथ और आयान भैया पाखी भाभी के साथ, मगर मेरा क्या, मुझे भी तो मेरा प्यार चाहिए। पता नहीं मुझे मेरा प्यार कब मिल पाएगा और मिलेगा भी या नहीं। कहते हुए नयन काफी मायूस हो जाती है। नयन को उदास देखकर तनु बोली, नयन कड़वा सच है, पर सच यही है कि समर तुम्हारा कभी नहीं हो सकता और इस सच को तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। जैसे ही तनु यह कहती है, ठीक वैसे ही नयन की आंखें आंसुओं से भर जाती है और वैसे ही आंसू भरी नजरों से पाखी और तनु उसकी तरफ देखते हुए बोली, पर क्यों भाभी,
समर मेरा क्यों नहीं हो सकता? पाखी नयन के आंसू पोंछते हुए बोली, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते नयन। ठीक वैसे ही हमारे भाई की जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसे शायद तुम अपना नहीं पाओगी। और समर चाहे भी तो तुमसे शादी नहीं कर सकता, ना ही तुम्हें अपनी पत्नी होने का हक दे पाएगा। और तुम खुद भी कभी यही नहीं चाहोगी कि तुम शादी किसी ऐसे इंसान से करो जिसके सीने में दिल तो हो पर उसमें प्यार नहीं हो। इतना कहकर पाखी चुप हो जाती है, मगर नैन वो पाखी की बात सुनकर अपने मन में खुद से ही बोली, पता नहीं समर, तुम्हारे अतीत में ऐसा भी क्या हुआ जो तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? मगर मेरा भी नाम नैन रघुवंशी है और आज तक मैंने जिसे भी चाहा है उसे पाकर ही रही हूँ। और तुम भी मेरा होना ही होगा, फिर चाहे वो प्यार से हो या जबरदस्ती से, पर तुम मेरे बन कर ही रहोगी, क्योंकि ये नैन सच में तुम्हारे दिल से चाहती है। और नयन सिर्फ तुम्हें ही नहीं तुम्हारे अतीत को भी अपनाने को तैयार है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ समर, और मेरा प्यार तुम्हारे अतीत को बहुत जल्द भुला देगा। यह सब अपने मन में बोलकर नयन ठान लेती है कि वो समर को हासिल करके रहेगी। रात का समय है, सारे घर वाले डिनर कर अपने अपने कमरों में जा चुके थे और आयु और वो नयन के साथ कमरे में चली गई। वैसे भी नयन और आयु दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगी थी। दोनों में अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई थी, जिस कारण अब दोनों लड़कियां ज्यादातर साथ में ही रहा करती थी। वैसे भी बुआ और भतीजी थी, तो दोनों में प्यार तो होना लाजमी था। पाखी और आयन करूम। आयन बेड पर हल्की सी थोड़ी मुस्कान लिए कुछ सोच रहा होता है, तभी पाखी चेंजिंग रूम से कपड़े बदलकर बाहर आती है और आयन को यूं देख खुद से मुस्कुराते हुए हैरान होती है। मगर उसकी हैरानी कुछ ही देर में मुस्कान में बदल जाती है और वो अपनी आंखों में ढेर सारे जज्बात लेकर बेड की तरफ बढ़ती है। पाखी को अपनी तरफ आता देख आयन की होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो अपनी बाहें फैला देता है, तो पाखी भी जाकर सीधे आयन के सीने से लग जाती है और उसे टाइट हग कर लेती है। दोनों ही एक दूसरे को वैसे ही अपनी बाहों में भरे हुए काफी देर तक बैठे रहते हैं। दोनों ही एकदम खामोश होते हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा था, बस खामोशी के साथ एक दूसरे की धड़कनों को सुन रहे थे। तभी उस खामोशी को तोड़ते हुए पाखी ने कहा, आयन, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना? हाँ, परेशान तो तुमने मुझे बहुत किया, मगर तुम्हारा वो परेशान करना मेरे लिए किसी अनमोल खुशी से कम नहीं था। और अगर गम किसी बात का था तो वो बस इस बात का कि हमें बचपन में ही एक दूसरे से अलग होना पड़ा, और जब बाद में मिले तब भी हमें फिर से अलग होना पड़ा। और तुमसे अलग होकर मैं कैसे रहा ये बात तुम्हें पता भी नहीं सकता। आसान तो मेरे लिए भी नहीं था, पाखी ने कहा। हम दोनों ने बहुत कुछ सहा है और सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि हर बार मिलकर भी हम हमेशा के लिए एक नहीं हो पाए। मगर अब और नहीं, अब हम हमेशा साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। अब हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। इतना कहते हुए पाखी की पकड़ आयन पर कसती जाती है, तो आयन की पकड़ भी पाखी पर कस जाती है और वो वैसे ही उसे बाहों में भरकर बोला, सालों पहले जब मैं डैड के साथ तुम्हारे कॉलेज आया था और जब पहली बार मेरी नजर तुम पर पड़ी थी, तभी मैं समझ गया था कि तुम मेरी पाखी हो, मेरी पाखी जिसे मैं प्यार करता हूँ। और तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें वापस पाकर रहूंगा। पाखी आयन से दूर होकर बोली, मैंने भी तुम्हें कॉलेज में देख लिया था, पर मुझे तब पता नहीं था कि तब तुम मुझे चाहते हो या मोहिनी के बहकावे में आकर मुझे भूल गए हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आई। मगर 1 साल बाद जब तुम वापस लौटे और जब हम बेकरी में टकराए, तब मैं समझ गई कि तुम मेरे ही आयन हो। और फिर जब तुमने मेरी शादी तुड़वा कर मुझसे शादी की, तब मैं जान गई थी कि तुमने मुझे भुलाया नहीं है। मगर जबरदस्ती शादी ऐसा भी कोई करता है क्या? इतना कहकर पाखी अपना मुंह बना लेती है, तो आयन मुस्कुराते हुए बोला, कोई नहीं करता, पर आयन रघुवंशी तो ऐसा ही करता है। जो भी हो, पर इन सब में मेरे बाबा की जान चली गई। वो बाबा जिन्होंने मुझे सगी बेटी से बढ़कर प्यार दिया और मेरे सारे नखरे उठाए और मुझे दुश्मनों से भी बचाया, उस आग से भी बचाया अपनी जान की परवाह किए बिना, और मुझे हमेशा वो प्यार दिया जो मेरे मम्मी पापा भी मुझे नहीं दे पाए। मेरे बाबा वो मुझे छोड़कर चले गए। यह कहते हुए पाखी रोने लगती है। आयन भी अपनी आंखों में आंसू लिए बोला, पर पाखी, जिस इंसान से तुम्हारी शादी हो रही थी वो गलत था और उन्हीं की वजह से तुम्हारे बाबा को अटैक आया और वो तुम्हें छोड़कर चले गए, इसमें मेरा कसूर नहीं था। पाखी हल्के गुस्से में बोली, मगर जबरदस्ती करने की गलती किसकी थी? तुमने जबरदस्ती की और मुझे बहुत दर्द दिया, ये जानते हुए भी कि वो मेरा फर्स्ट टाइम था। तुमने उस रात मुझे बहुत बड़ा घाव दिया आयन, ऐसा घाव जिसे चाहकर भी मैं भुला नहीं सकती।
उस दिन तुमने सच में मेरी इज्जत को तार तार कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुमसे नफरत कर सकूं। मेरे दिल में तुम्हारे नफरत भरने के लिए क्या तुम्हें मेरी इज्जत से खेलने की जरूरत थी? तुम्हें पता भी है उस दिन मुझे कितना दर्द हुआ, कितनी तकलीफ हुई। अगर तुम एक बार मुझसे कह देते तो मैं खुद अपने कपड़े उतारकर बेड पर बैठ जाती, मगर तुम्हें वो हैवान बनना था, मेरे दिल में नफरत भरनी थी, तो खेल लिया मेरी इज्जत के साथ और मुझे ऐसा घाव दिया जिसे मैं चाह कर भी नहीं भुला सकती। यह कहते हुए पाखी जोर से रो पड़ती है और उसे रोते देख आयान की आंखें भी नम हो जाती है। जैसे ही वो पाखी को अपनी बाहों में भरने वाला होता है, ठीक वैसे ही पाखी गुस्से में रोते हुए कहती है, दूर रहो मुझसे, मुझे नफरत है तुमसे और तुम्हारी इस सुंदर सी शक्ल से। एक ऐसे इंसान जिसने अपनी ही पत्नी के साथ जबरदस्ती की, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि उसकी पत्नी उससे नफरत कर सके। तो देखो आज करती हूँ मैं तुमसे नफरत, मगर मैं तुमसे नफरत भरी मोहब्बत करती हूँ, जिसमें नफरत भी है और मोहब्बत भी। और मेरी ये नफरत और मोहब्बत दोनों ही कभी खत्म नहीं होने वाली। जिस दिन तुमने जबरदस्ती किया था ना, उस दिन, आज मेरी बारी है। आज मैं तुमसे खेलूंगी बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन तुमने मुझसे खेला था। बस सिर्फ फर्क इतना होगा, उस दिन तुमने मेरे साथ जबरदस्ती किया था, मगर आज मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगी। जैसे ही बाकी यह कहती है और वैसे ही आयान हैरान हो जाता है। आर्यन और तनु का कमरा। तनु काफी नर्वस सी ड्रेसिंग टेबल के पास बैठी अपने अक्स को निहार रही थी। इस समय उसकी मांग में आर्यन के नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। वह बिल्कुल किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। तनु ने बड़े बड़े झुमके पहने थे, चेहरे पर हल्का फुल्का मेकअप, न ज्यादा न कम, बस क्रीम और पाउडर। आंखों में गहरा काजल और होठों पर लाल सुर्ख लिपस्टिक थी। चेहरे पर हल्की घबराहट थी। उसने रेड कलर की सिंपल सी हैवी बॉर्डर वाली साड़ी पहनी थी, हाथों में ढेर सारी लाल चूड़ियां। इन सब के बीच तनु बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। तनु एक बार खुद को आईने में देखती और हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लाकर धीरे से अपनी जगह से उठकर सारे इमोशंस लिए अंदर समेटे हुए बेड पर जाकर बैठ जाती है और आर्यन के बाथरूम से आने का इंतजार करती है। इस समय तनु के चेहरे पर कई भाव थे। वह काफी घबराई हुई थी। वह बेड पर बैठी अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और आर्यन बाथरोब पहने बाहर निकलता है। उसके बाल हल्के गीले थे, वह तौलिए से उन्हें सुखा रहा था। बाथरोब में उसका गठीला शरीर उभर कर दिखाई दे रहा था। जब तनु की नजर आर्यन पर पड़ती है तो एक पल के लिए उसकी निगाहें आर्यन पर टिक जाती है, मगर अगले ही पल वह अपनी नजरें झुका लेती है और घबराने लगती है। आर्यन जो आईने के सामने खड़ा होकर हेयर ड्रायर से बाल सुखा रहा था, उसकी नजर आईने के जरिए तनु पर पड़ती है तो नजरें झुकाए बैठी थी, उसे देखकर आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वह बिना पल के झपकाए बस तनु को देखने लगता है। आज पहली बार वह तनु को इस रूप में देख रहा था, वरना पहले वह तनु को हमेशा वेस्टर्न कपड़ों में ही देखा करता था और जितनी सुंदर वह वेस्टर्न कपड़ों में लगती थी, आज वह इस साड़ी में उससे भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसे इस रूप में देखकर आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वह धीमे कदमों से बेड की ओर बढ़ने लगता है। इस समय उसके दिल की धड़कनें भी तनु के दिल की तरह काफी तेज थी। आर्यन आकर बेड पर बैठता और तनु के झुके हुए चेहरे को देखने लगता है। आर्यन को इतने पास देखकर तनु की बेचैनी और भी बढ़ जाती और वह अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाए बैठी थी। उसकी घबराहट आर्यन अच्छे से समझ रहा था, इसलिए वह धीरे से तनु की उंगलियों को अलग करते हुए उसका हाथ अपने दोनों हाथों में भरकर प्यार से बोला, तनु तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, यह बात सही है कि हमारी शादी जल्दी में हो गई और हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जान नहीं पाए जैसे बाकी कपल्स करते हैं, मगर मेरा यकीन करो मैं इस शादी से खुश हूँ। तुम्हें हमेशा खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा, मगर बस एक बात याद रखना हमेशा, अब तुम मेरी पत्नी हो तनु आर्यन रघुवंशी, तो अब से तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। तुम मुझे छोड़कर जाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से दूर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाऊंगा और कभी भी तुम्हें खुद दूर से नहीं जाने दूंगा। वैसे भी कोई पागल या बेवकूफ नहीं हूं जो इतनी सुंदर और टैलेंटेड लड़की को खुद से दूर जाने दूं, खासकर जब मेरे दिल में उस लड़की के लिए प्यार और इमोशंस दोनों ही हो। इतना बोलकर आर्यन चुप हो गया और तनु को देखने लगा, लेकिन तनु अभी भी कुछ नहीं बोली। वह बहुत डरी हुई थी। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह आर्यन की तरफ नजरें उठाकर देख सके। तनु को इस तरह डरा हुआ देखकर आर्यन उसके हाथ पर झुककर किस कर लेता है और कहता है, डोंट वरी, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जो तुम नहीं चाहती हो। तुम्हारी मर्जी के बिना हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इतना कहकर जैसे ही आर्यन बेड से नीचे उतरने वाला होता है, ठीक उसी समय उसकी आंखें हैरान हो जाती है।
आर्यन जैसे ही अपनी बात खत्म कर बेड से उतरने वाला होता है, ठीक वैसे ही तनु उसका एक हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। तनु के इस तरह हाथ पकड़ने से आर्यन के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह मुड़कर तनु को देखता है, जो उसे ही देख रही होती है। तनु का यूं हाथ पकड़कर रोकना और आर्यन को देखकर धीरे से बोलना, सो जाओ तनु, रात काफी हो चुकी है, वैसे भी कल तुम्हें ऑफिस जाना और मुझे भी। आर्यन की बात सुनकर तनु सिर हिलाते हुए बहुत नर्वस होकर बोली, तुम कहाँ जा रहे हो मुझे ऐसे छोड़कर, जबकि आज तो हमारी शादी हुई है और हमारी पहली रात है। इतना बोलकर तनु आर्यन को देखने लगी। आर्यन प्यार से तनु को देखकर बोला, हाँ आज हमारी शादी हुई है और आज हमारी पहली रात है, मगर तुम अभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए जब तुम तैयार हो जाओ तब हम आगे बढ़ेंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है और तुम अनकंफर्टेबल महसूस न करो, इसलिए मैं सोफे पर जा रहा हूँ। आर्यन की बात सुनकर तनु नजरें झुकाते हुए बोली, आर्यन मैं तैयार हूँ। जैसे ही तनु यह कहती है, आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वह तनु को देखकर शरारती अंदाज में बोला, तुम किस चीज के लिए तैयार हो, मुझे अपने साथ बेड में सोने देने के लिए या फिर? आर्यन जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। तनु हल्के से शर्माते हुए बोली, मैं उसके लिए तैयार हूँ आर्यन। इतना कहकर वह अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लेती है। आर्यन और तनु की प्यार की गहराई में डूब जाते हैं। उधर पाखी आर्यन के हाथ बांध देती है और जबरदस्ती करने लगती है, जिसकी चीख सुन पाखी को बहुत खुशी होती है। अगली सुबह जब तनु की आंखें खुलती है तो वो खुद को आर्यन की बाहों में पाती है और आर्यन का चेहरा देखते ही तनु के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो धीरे से चादर के नीचे झांक कर देखती है तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। तनु के उठ जाने पर आर्यन उसे बाहों में भरकर बोला, मैंने अपना पहला प्यार खो दिया तनु, पर मैं अब तुम्हें नहीं खो सकता हूँ, ना ही तुम्हें दूर जाने दे सकता हूँ। तुम मेरा पहला तो नहीं पर आखिरी प्यार जरूर हो तनु, और तुमसे दूरी में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। ये कहते हुए ही आर्यन की आंखें नम हो जाती है। तो तनु को समझ नहीं आता वो आर्यन को शांत कैसे करे। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो धीरे से अपनी दोनों बाहें आर्यन की पीठ पर लपेट देती है। पाखी और आयन का बेडरूम। आयन अपने चेहरे पर हल्का सा गुस्सा लिए आईने के सामने खड़ा होकर तैयार हो रहा था, तो उसी के सामने संतुष्टि भरी मुस्कान लिए पाखी खड़ी अपनी मांग में सिंदूर भर रही होती है और आयन पर हंसते हुए बोली, मिस्टर आयन रघुवंशी, रोज इस चीज की आदत डाल लो, क्योंकि अब से रोज तुम्हारे साथ ऐसा ही होने वाला है। कहते हुए पाखी हंस रही होती है। आयन हल्के गुस्से से पाखी को देखकर बोला, मुझे कितना दर्द हो रहा है, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? तुमने कल जो मेरे साथ किया, आज मैं सुस्त समेत तुमसे सब वसूल करूंगा। इतना बोलकर आयन हल्के गुस्से में आईने के सामने से हटकर अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। तो पाखी वो एक डेविल मुस्कान लिए खुद को ही देख बोली, तुम्हारे दिए सारे जख्म मंजूर है आयन, बस शर्त इतनी सी है, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा सारी जिंदगी भर। इतना बोलकर वो भी कमरे से बाहर निकल जाती है और थोड़ी ही देर में सारे घर वाले नाश्ता कर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। नयन भी आयु को लेकर स्कूल जा रही होती है और दोनों बुआ भतीजे आपस में बातें कर रही होती है। उतने में ही उनकी कार बीच रास्ते में रुक जाती है और कार के ऐसे रुकने से दोनों लड़कियां हैरान हो जाती है, मगर दोनों में से कोई कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही वहां बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और दोनों को कार से बाहर निकाल अपने साथ ले जाते हैं। तनु और पाखी दोनों ही लड़कियां एक ही कार में बैठी आपस में बातें करते हुए जा रही होती है। अभी उनका ऑफिस आया भी नहीं था कि आधे रास्ते में ही उनकी कार रुक जाती है। ऐसे अचानक कार रुक जाने से दोनों लड़कियां हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगती है। पाखी ड्राइवर को देखकर बोली, गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? पाखी ने अभी इतना कहा ही था, उतने में एक गोली आकर सीधे उस ड्राइवर के कंधे पर लगती है, जिस कारण उसकी तेज दर्द भरी तेज चीख निकल पड़ती है। गोली लगते ही वे दोनों लड़कियां भी चीख पड़ती है और दोनों कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही हाथ में बड़ी बड़ी बंदूकें लिए काफी सारे गुंडे उन दोनों की तरफ आ जाते हैं और खुद ही डोर खोलकर दोनों लड़कियों को देखकर बोले, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप बाहर निकल जाओ, वरना तुम दोनों को अभी गोली मार देंगे। उन गुंडों की बात सुनकर दोनों लड़कियां डर जाती और डरते हुए कार से बाहर निकलती है। वो जैसे ही कार से बाहर निकलती है, उन दोनों के कानों में आयु और नयन दोनों की ही रोती आवाजें सुनाई पड़ती है, जिसे सुनकर पाखी और तनु डरते हुए बोली, मेरी बेटी कहाँ है? तुम लोग कौन हो और ये आवाजें कहाँ से आ रही है? ये कहते हुए पाखी की आंखें डर से भर जाती है, मगर उन दोनों में से कोई भी कुछ आगे कह पाता उससे पहले ही दोनों लड़कियों के सिर पर पीछे से किसी भारी चीज से वार होता है और जिस कारण वे दोनों बेहोश होकर जमीन पर लुढ़क जाती है, जिन्हें देखकर दो आदमी उन दोनों को उठाकर गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं।
दोपहर के करीब 3 बजे थे। आयन अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा होता है, तभी उसका मोबाइल बज उठता है। मोबाइल की आवाज से आयन का ध्यान टूटता है और वह मोबाइल की तरफ देखता है, जिसमें पाखी का नाम फ्लैश हो रहा होता है। पाखी का नाम फ्लैश होते देख आयन के होठों पर मुस्कान आ जाती है, मगर वह अगले ही पल अपनी मुस्कान छुपाकर कॉल रिसीव कर लेता है। और जैसे ही वह कुछ बोल पाता, उससे पहले ही उसे दूसरी तरफ से किसी औरत के जोर से हंसने की आवाज आती है, जो काफी जोरों से हंस रही होती है। जैसे ही वो हंसी की आवाज आयन के कानों में पड़ती है, ठीक वैसे ही आयन की आंखें डर से भर जाती है। वह डरते हुए कहता है, पाखी, पाखी, पाखी नहीं आयन बेटा, मैं तुम्हारी सौतेली माँ मोहिनी बोल रही हूँ। और तुम्हारी जो पाखी है वो इस समय मेरे कब्जे में है। और सिर्फ पाखी ही नहीं, तुम्हारी प्यारी सी बेटी, तुम्हारी बहन नैन और तुम्हारे प्यारे भाई की पत्नी तनु, ये चारों ही मेरे कब्जे में है। अगर यकीन नहीं हो तो मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर सकती हूँ। इतना बोल मोहिनी वापस हंसने लगती है। आयन काफी गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, क्या चाहती हो आप? और क्यों आपने उन सबका किडनैप किया है? मोहिनी शैतानी चमक लिए हुए बोली, ज्यादा कुछ नहीं, बस 200 करोड़ और तुम्हारी प्रॉपर्टी जो तुम्हें मेरे नाम करनी होगी। और अगर तुम्हें अपनी पत्नी, बेटी, बहन और भाई की पत्नी से प्यार है, तो 1 घंटे में ही मेरे बताए हुए पते पर आ जाओ। और हाँ, कोई भी चालाकी नहीं और पुलिस को कॉल करने की सोचना भी मत। इतना कहकर मोहिनी कॉल कट कर देती है। तो कॉल कट होते ही आयन काफी गुस्से में ही टेबल पर रखा सारा सामान फेंकते हुए खुद से बोला, मोहिनी, तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमने जो किया आज उसके लिए आज मैं सारा खेल खत्म कर दूंगा। अगर मेरी पाखी या किसी को भी कुछ हुआ या जरा सी भी चोट पहुंची तो मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से ले लूंगा। ये कहते हुए आयन काफी गुस्से में होता है और अभी आयन गुस्से में ये कर ही रहा होता है, उतने में ही उसके केबिन का डोर एक तेज आवाज के साथ खुलता है, जिसकी आवाज सुनकर आयन जैसे ही डोर की तरफ देखता है तो हैरान रह जाता है। आयन गुस्से में रखा टेबल का सारा सामान फेंक रहा होता है। उतने में ही केबिन का डोर तेज आवाज के साथ खुलता है और बाहर से भागते हुए काफी खराब हालत में आर्यन अंदर आता है। और आते ही आर्यन झट से अपने भाई के गले लगकर रोते हुए बोला, भाई, वो मोहिनी जेल से भाग निकली और वो जेल से भाग निकलते ही उसने मेरी तनु और आयु, नयन और पाखी को किडनैप कर लिया। इतना बोलकर आर्यन बच्चों की तरह रोने लगता है। आयन हल्के गुस्से में ही आर्यन को खुद से दूर करते हुए बोला, उस औरत ने मेरी तनु, आयु और नयन के साथ पाखी को भी किडनैप कर लिया है आर्यन, और उसने मुझे बुलाया है। इतना बोल आयन गुस्से में ही अपना एक हाथ कुर्सी पर दे मारता है। आर्यन अपने भाई की बात सुनकर हैरान हो जाता है और डरते हुए वह अपने भाई को देखकर बोला, अब हम क्या करेंगे? अगर उस औरत ने किसी को भी मार दिया तो? ये कहते हुए उसकी आंखें डर से भर जाती है। आर्यन को डरता हुआ देखकर आयन हल्के गुस्से में बोला, करना क्या है? जो उसने कहा है वही करना है। तुम जाकर जल्दी से प्रॉपर्टी के पेपर बनवाओ। इतना बोल आयन आर्यन को गले से लगाता है और उसे कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर आर्यन भी हाँ में सर हिला देता है। जिसके बाद वे दोनों भाई एक दूसरे से अलग होते हैं। दूसरी तरफ जब पाखी की आंखें खुलती है तो वह खुद को एक अनजान सी जगह पर पाती है, साथ ही कुर्सी से बंधी हुई होती है। खुद को अनजान जगह पर देख पाखी की आंखें हैरान हो जाती है। वह वैसे ही हैरान होकर अपने बगल में देखती है तो उसकी आंखें डर से और भर जाती है। पाखी के बगल में ही एक लाइन से आयु, नयन और तनु कुर्सी से बंधी हुई होती है, जिन्हें ऐसे बंधा हुआ देखकर पाखी काफी डर जाती है और डरते हुए अपने आसपास देखने लगती है। मगर वह जैसे ही आसपास देखती है उसकी आंखें और भी डर जाती है, क्योंकि उसके सामने ही 20 से 30 आदमी अपने हाथों में चाकू और गन लिए खड़े होते हैं और सारे गुंडे उन लड़कियों को ही अपनी गंदी नजरों से देख रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे वे उन सब की बॉडी को स्कैन कर रहे हों। उन सब की गंदी नजरों को देख पाखी गुस्से से ही लाल हो जाती है, क्योंकि उसे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई भी आदमी उसे या किसी भी लड़की को गंदी नजरों से देखे। पाखी गुस्से में ही अपने हाथों को खोलने की कोशिश करते हुए चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम लोग और क्यों लाए हो हम सबको यहाँ? यह कहते हुए वह गुस्से से छटपटाने लगती है। साथ ही वह अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रही थी। पाखी की बात सुनकर सारे आदमी की नजर अब पाखी पर ही जम जाती है और सारे ही उसे घूरने लगते हैं। पाखी जोर से गुस्से में चिल्लाई, छोड़ो हमें, क्यों लाए हो यहाँ पर? कहो, किसके कहने पर लाए हो हमें यहाँ? छोड़ो और जाने दो हमें। यह कहते हुए पाखी काफी गुस्से से सबको देख रही होती है। पाखी की बात सुन वहां पर एक औरत की आवाज सुनाई पड़ती है, जो हंसते हुए वहां पर आते हुए बोली, चली जाना, इतनी भी जल्दी क्या है पाखी? चली जाना तुम अपनी बहन, अपनी बेटी और ननन के साथ, मगर इस दुनिया से उस दुनिया में चली जाना। कहते हुए वह औरत हंसते हुए
सामने लगे सोफे पर बैठ जाती है। और उसी के साथ एक और लड़का भी होता है जो खुद भी उस औरत के बगल में बैठ जाता है। जैसे ही पाखी उस औरत को देखती है जो कोई और नहीं बल्कि मोहिनी होती है, जिसे देखकर पाखी की आंखें हैरान हो जाती है। और उससे भी ज्यादा हैरान पाखी की आंखें जब होती है जब वो उस लड़के को देखती है जो मोहिनी के बगल में होता है। पाखी को हैरान देख वह लड़का अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, ऐसी मत देखो जान, नहीं तो मुझसे प्यार हो जाएगा। उस लड़के की बात सुनकर पाखी हैरान होते हुए अभी भी उस लड़के को ही देख रही होती है। तो वह लड़का हंसते हुए बोला, शौक लगा मुझे यहाँ देखकर, वैसे लगना भी चाहिए शौक। और तुम्हारे अंदर चल रही बातों को समझते हुए मैं तुम्हें बता दूं, मैं और कोई नहीं, मोहिनी का बेटा हूँ। जैसे ही वह लड़का यह कहता है पाखी हैरानी से बोली, वॉट? कुछ समय बाद अब तक सारी लड़कियों को होश आ चुका था और खुद को ऐसे किसी की कैद में देखकर सारी लड़कियां डर जाती है। मगर अपने सामने बैठी मोहिनी और उस लड़के को देखकर उनकी आंखें नफरत से भरी होती है। मोहिनी हल्के गुस्से में ही अपने हाथ में बंदी घड़ी में समय देखते हुए बोली, शाम हो गई मगर अभी तक ये दोनों नहीं आए। क्यों, क्या अपनी पत्नी की जान प्यारी नहीं जो अब तक यहाँ पर नहीं आए? कहते हुए मोहिनी गुस्से में होती है, आ जाएंगे मॉम, 200 करोड़ बड़ी रकम होती है और इतना कैश तो कोई रखता नहीं। और मैंने खुद देखा था आयान को बैंक जाते हुए, आर्यन को वकील के पास जाते हुए, तो आते ही होंगे। वैसे भी उन दोनों को ही ये दोनों लड़कियां पसंद है। ऊपर से ये छोटी बच्ची, दोनों ही भाई इस बच्ची से प्यार करते हैं। और रही बात नयन की तो इसका पता नहीं इसे बचाने कोई आए या नहीं आए। कहते हुए ही वह नयन को देखने लगता है। तो उसकी बात सुन नयन रोते हुए बोली, बड़ी माँ मुझे जाने दीजिए ना, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ की तरह ही प्यार दिया है, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रही है? यह कहते हुए ही नयन रो रही होती है। मोहिनी नयन की तरफ देख शैतानी चमक लिए हुए बोली, माँ नहीं हूं मैं तेरी लड़की, ना ही तेरे उन दोनों भाई की। और इतने सालों तक जैसे मैंने उन दोनों लड़कों से प्यार का नाटक किया, ठीक वैसे ही तुझसे प्यार का नाटक किया। और जब मैं उन दोनों की सगी नहीं हो सकी तो तू तो दूर की रिश्तेदार है। इतना कहे वह हंसने लगती है और हंसते हुए ही बोली, कॉल करो उन दोनों को और पूछो कब तक आएंगे। मगर तब तक उन दोनों में आने में जरा सी भी देरी की तो मैं सबसे पहले इस पाखी को मारूंगी, उसके बाद तनु को। इतना कहकर वह अपने हाथ में पकड़ी गन को दोनों की तरफ करने लगती है। जिसे ऐसे करते देख वो दोनों लड़कियां डर जाती है, बल्कि अपनी आंखों में गुस्सा और नफरत लिए मोहिनी को देखने लगती है। अभी वो दोनों उसे गुस्से में देख रही होती है, उतने में ही सबके कानों में कार के आने की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसे सुनकर मोहिनी खुश होने लगती है। तो कुछ ही मिनटों में आयन और आर्यन दोनों ही भाई एक का बड़ा सा सूटकेस लेकर उसे घसीटते हुए अंदर आ रहे होते हैं। और जैसे ही मोहिनी की नजर उन दोनों पर पड़ती है वह खुश होते हुए वही बोली, आ गए तुम दोनों, पैसे पूरे हैं या नहीं? आयन हल्के गुस्से में बोला, यकीन न हो तो बैठ कर गिन सकती हो, तुम्हें तुम्हारी बातों का जवाब मिल जाएगा। और तुमने जैसा बोला वैसा हमने किया, अब छोड़ दो लड़कियों को। यह कहते हुए आयन की नजर उन लड़कियों पर जाती है जो कुर्सी से बंधी हुई थी। मोहिनी अपने दो आदमियों को देखकर बोली, जाओ और दोनों बैग लेकर आओ। इतना बोल वह अपने बगल में बैठे अपने बेटे को देखने लगती है। मोहिनी की नजर बगल में देख जैसे ही आर्यन और आयन दोनों ही मोहिनी के बगल में देखते हैं, दोनों हैरान होकर एक साथ बोले, नील तुम? तो उन दोनों की बात सुनकर नील हंसते हुए बोला, हाँ मैं, वैसे सदमा लगा ना मुझे यहाँ देखकर, पर चलो मैं बता दूं, मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम दोनों भाई की प्यारी सी मॉम का बेटा हूँ। एक ऐसा बेटा जिसे मेरी मॉम ने सारी दुनिया से छुपा कर रखा और कभी भी किसी को नहीं बताया कि मैं इनका बेटा हूँ, वो भी तुम दोनों की वजह से। इतना बोल नील शांत होकर गुस्से से दोनों भाइयों को देखने लगता है। तो दोनों भाई भी नील की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी मोहिनी दोनों के पास आकर बोली, प्रॉपर्टी के कागज लाए हो? आयन मोहिनी के सामने ही पेपर निकालकर उस पर साइन कर देता है और सारे पेपर साइन कर मोहिनी को पेपर देते हुए बोला, तुमने जो भी कहा मैंने वो सब किया, अब छोड़ दो इन लड़कियों को। आयन की बात सुन मोहिनी उन पेपर को देखते हुए हंसते हुए बोली, ठीक है मान ली मैंने तुम दोनों की बात, छोड़ देती हूँ उन चारों लड़कियों को। इतना बोल मोहिनी अपने आदमियों को देखकर बोली, देख क्या रहे हो, मार डालो इन दोनों लड़कियों को और इन लड़कियों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दो। जैसे ही मोहिनी यह बात कहती है वैसे ही पाखी और तनु
गुस्से से अपनी रस्सियां खोलने की कोशिश करने लगती है। तो नयन और आयु दोनों ही काफी डर जाती है। डर के कारण उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मोहिनी जैसे ही गुंडे उन दोनों भाइयों की तरफ बढ़ने वाले होते हैं, ठीक वैसे ही वहां पर एक गोली चलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। जैसे ही मोहिनी के गुंडे उन दोनों भाइयों की तरफ बढ़ने वाले होते हैं, ठीक वैसे ही आयन और आर्यन पहले से ही तैयारी के साथ आए थे। वे गुंडों की तरफ बढ़ते हुए देख झट से अपने पॉकेट से गन निकालकर उन दोनों गुंडों के माथे पर चला देते हैं, जिनकी गोली चलते ही वहां उन आदमियों की तेज चीख निकल पड़ती है। तो मोहिनी और नील वे दोनों गोली की आवाज सुनकर डर जाते हैं और डरते हुए ही सामने देखते हैं। तो दोनों भाई मोहिनी के गुंडों को बिना मौका दिए ही उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। यह सब इतनी जल्दी में होता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता। और बाकी वह भी अब तक अपने हाथ खोल चुकी थी, और अपने हाथों को खोलने के बाद वह खुद के पैर खोलती है और जल्दी से तनु के पास जाकर उसके भी हाथों को खोल देती है। फिर नयन के पास जाकर उसके हाथ खोल देती है और तनु वह खुद अपने पैरों को खोल आयु को खोलने लगती है। और थोड़ी ही देर में वे चारों आजाद हो जाती है, जिसके बाद दोनों लड़कियां आयु और नयन की को गोद में देकर मोहिनी की तरफ बढ़ जाती हैं और आधे गुंडों को गोली मार देने के बाद बाकी गुंडों से दोनों भाई लड़ने लगते हैं। देखते ही देखते उन गुंडों पर भारी पड़कर उन्हें मार देते हैं। तो पाखी और तनु वे दोनों मोहिनी को उसके बालों से पकड़कर काफी जोर से खींचते हुए दीवार के पास ले जाती है और जोर से दीवार पर उसका सर टकरा देती है, जिस कारण उसके सर से खून बहने लगता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तो नील जो बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, आर्यन गुस्से में उस पर गोली चला देता है, जो जाकर उसके सीधे सिर पर लगती है। गोली लगते ही नील पल भर में ही ढेर हो जाता है। कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो चुका था, जिसके बाद दोनों लड़के उन लड़कियों की तरफ देखते हैं तो सारी लड़कियां दौड़ते हुए उनके पास आती है। तो आर्यन वह जल्दी से तनु के साथ आयु को अपने सीने से लगा लेता है। आयान भी जल्दी से पाखी को अपने गले लगा लेता है और उन्हें देखकर नयन भी अपने अपने आंसू पोंछ कर बोली, भाभी भाई हम चले यहाँ से, मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। नयन की बात सुन वे सभी हाँ में सर हिला देते हैं, जिसके बाद वे सभी वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही वहां पर पुलिस आ जाती है। मोहिनी और उसका बेटा नील दोनों ही मर चुके थे और बाकी सब लोग घर लौटकर आ जाते हैं। जब वंदना और उनके पति अपनी बेटी नयन और बाकी सभी को ठीक देखते हैं तो सभी की जान में जान आती है। वंदना अपने दोनों हाथों को जोड़कर सभी को देखकर बोली, शुक्र है आपका भगवान, जो आपने हमारे सारे बच्चों को सही सलामत भेज दिया। भगवान ने नहीं मम्मी, आर्यन और आयान भैया ने हमें सही सलामत यहाँ पर लाया है। नयन अपनी मम्मी की बात सुनकर बोली, हाँ तो मेरे डैडी और चाचू दोनों हैं ही सुपर हीरो, तभी तो उन्होंने हम सारे बुरे लोगों को मार कर हमें बचा कर लाए। इतना बोलकर आयु हंसने लगती है। आयु की बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। तभी सामने से मिस्टर जैन और समर दोनों ही आते हैं, जिन्हें देखते ही आयु दौड़कर दोनों के पास जाती है और समर के पैरों पर लिपट जाती है। तो समर भी आयु को अपने सीने से लगाकर प्यार से बोला, ठीक है मेरा बच्चा, हाँ मामू आपका बच्चा ठीक है। ठीक होता कैसे नहीं, जब डैडी और चाचू खुद बचाने आए थे। इतना बोलकर वह समर के गालों पर किस कर देती है तो समर भी गोद से उतरकर अपने नाना जी की गोद में चली जाती है। समर पाखी और तनु को देखता है तो वे दोनों लड़कियां ही समर के गले लग जाती है, जिन्हें समर अपनी बाहों में भरकर बोला, मैं तो डर ही गया था, मगर अच्छा हुआ जो वो मोहिनी मारी गई और तुम सब ठीक हो। इतना बोलकर वह दोनों से अलग होता है। तो दोनों ही लड़कियां मुस्कुरा देती है, मगर समर को देखकर नयन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे से समर के पास जाकर रोते हुए देखने लगती है उसे। तो नयन को अपने पास देखकर समर आंखें गुस्से से भर जाती है। समर देखो ना, पाखी भाभी और आयान भाई के बीच सब ठीक हो गया और वे दोनों साथ में बहुत खुश हैं। और अब तो तनु भाभी और आर्यन भाई भी खुश हैं शादी के बाद। चलो ना समर, हम दोनों भी शादी कर लेते हैं। मैं बहुत प्यार करती हूँ समर तुमसे, प्लीज अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ ना मुझे। समर कहते हुए ही वह रोते हुए समर के सीने से लगकर काफी टाइट हग कर लेती है, जिसके ऐसा करने पर समर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और तनु और पाखी दोनों ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। ठीक उसी समय उसे एक जोर से थप्पड़ की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसे सुन सभी हैरान होते हैं। तो तनु और पाखी के आंखों से आंसू बह निकलते हैं। कितनी बार कहा है नयन, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करो, मगर तुम हो कि कुछ समझती ही नहीं, कुछ सुनती ही नहीं। समझती क्या हो तुम खुद को? मैं कोई सामान नहीं जो पसंद करने पर खरीद लो। मैं एक जीता जागता इंसान हूँ और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, ना ही मैं तुमसे कभी शादी करने वाला हूँ। कान खोलकर सुन लो इस बात को। समर बेहद ही गुस्से में नयन पर बरसते हुए चिल्लाया। जमीन पर पड़ी नयन
अपनी आंखों में ढेर सारे आंसू लिए अपने गाल पर अपना एक हाथ रख समर को देख रही थी। नयन के ऐसे आकर हक करने की वजह से समर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने उसी गुस्से में नयन को खुद से दूर कर एक जोर का थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया था, जिस वजह से वह खुद को संभाल नहीं पाती और जमीन पर गिर जाती है। समर, ऐसा तो मत करो मेरे साथ। तुम समझते क्यों नहीं मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत ही ज्यादा प्यार। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं तो बताओ ना, तुम्हें मुझ में क्या पसंद नहीं? मैं खुद को बदल लूंगी। तुम जो कहोगे वैसा करूंगी। तुम्हारे प्यार के लिए मैं वो सब करूंगी। अपने आप को बदल लूंगी, पर मुझे इस तरह खुद से दूर मत करो। मैं नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना। नैन बुरी तरह से रोते हुए बोली। तुम ऐसे रो कर और जबरदस्ती मेरे गले पड़कर मेरे दिल में अपने लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा कर रही हो नैन, और कुछ भी नहीं। मैं कितनी बार बोल चुका हूं मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अरे प्यार तो दूर की बात है, मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करता। क्यों पड़ रही हो मेरे गले? मैं वो आग हूं नयन जो तुम्हें जला सकती हूँ। अगर तुम आग हो समर तो मैं पानी हूँ। मैं खुद तुम्हें मिलाकर शांत कर दूंगी। तुम्हारा और मेरा कभी कोई मेल नहीं हो सकता, ना ही तुम कभी भी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन सकती हो। और मुझे मजबूर मत करो खुद से नफरत करने के लिए। और अगर मैंने तुमसे नफरत करना शुरू किया तो तुम मेरी नफरत सह नहीं पाओगी। इतना बोलकर समर गुस्से में ही वहां से जाने लगता है। अगर तुम मोहब्बत नहीं कर सकते तो नफरत ही करो मुझसे समर, मगर कुछ तो करो। मगर मुझे इस तरह खुद से दूर मत करो। मैं प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ तुमसे, और मेरा प्यार इतना सस्ता भी नहीं जो तुम ऐसे मुझे ठोकर मार कर जाओ। मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगी समर, मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगी। नैन पागलों की तरह जोर जोर से जाते हुए समर को देखकर चिल्लाई, मगर समर उसकी बातों को इग्नोर कर वहां से चला जाता है। नैन जमीन पर घुटनों के बल बैठी जोर जोर से रोने लगती है। उसे भूल जाओ नैन, समर कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता। पाखी अपनी आंखों में दर्द लिए बोली। पाखी सही बोल रही है नैन, उसे भूल जाओ। वह ना ही कभी तुमसे शादी करेगा और ना ही कभी तुमसे प्यार। तो समर को पाने की जिद करना छोड़ दो। तनु भी आंखों में आंसू लिए बोली। नहीं भाभी, नहीं। नयन इतनी कमजोर नहीं जो हार मान बैठे। मैं समर को पाकर उसे अपना बना कर रहूंगी। फिर उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं करूंगी, मगर समर की जिंदगी में शामिल होकर रहूंगी। नयन एक पागलपन, एक जुनून के साथ बोली और वहां से उठकर चली गई। जिसे जाते देख पाखी और तनु परेशान सी बोली, सबका एक पास्ट होता है और हमारे भाई का भी पास्ट वो काफी दर्द से भरा है। तुम नहीं सह पाओगी उसकी नफरत, संभल जाओ। पाखी और तनु बोलती रहती है, मगर नयन सब इग्नोर कर चली जाती है। तो नयन की माँ अपनी बेटी का पागलपन देख रो पड़ती है। कुछ समय बाद पाखी और आयान एक दूसरे को गले लगाए बिस्तर पर बैठे हुए थे और दोनों के ही चेहरे पर सुकून था। उस खामोशी को तोड़ते हुए पाखी ने कहा, अब हम कभी भी जुदा नहीं होंगे आयन। मैं हमेशा ऐसे ही तुम्हारी बाहों में रहना चाहती हूँ, और मैं भी हमेशा तुम्हें इस तरह से अपनी बाहों में भरकर अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, और कभी भी कोई गम हमारे बीच में नहीं आने देना चाहता। आई लव यू माई लव, आई लव यू सो मच माई लव, पाखी भी प्यार से बोली। तनु और आर्यन का कमरा। आर्यन, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे पास रहूंगा मेरी जान, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और मैं भी। इतना बोलकर तनु धीरे से अपने होठों को आर्यन के होठों पर रख देती है। दोनों ही कुछ पलों बाद एक दूसरे में समाये हुए सो जाते हैं। दूसरी तरफ एक बंद अंधेरे कमरे में एक व्हाइट बोर्ड पर आयान, पाखी, तनु और आर्यन चारों की ही फोटो लगी थी, और एक नकाब पहने आदमी उन चारों की फोटो पर क्रॉस का निशान बनाते हुए गुस्से और नफरत में बोला, तुम चारों ने मुझसे मेरी पत्नी और मेरा बेटा दोनों को छीन लिया। अब मैं तुम चारों से तुम्हारी सांसें छीन लूंगा। जिस तरह मेरी पत्नी और बेटे को मारा है, ठीक वैसे ही तुम चारों मारे जाओगे। बहुत ही जल्द तुम सबसे तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा प्यार सब दूर हो जाएगा। क्यों तुम सबकी जिंदगी में ग्रहण लगाने में लौट रहा हूं। इतना बोल वो आदमी शैतानों की तरह मुस्कुरा रहा होता है। तो दूसरी तरफ एक लड़की अपना लगेज पैक कर सामने टेबल पर रखी एक लड़के की फोटो देखकर बोली, मैं आ रही हूँ आयन, तुम्हें अपना बनाने और तुम्हारी जिंदगी से उस पाखी को बाहर निकाल फेंकने के लिए। 5 साल मैंने तुम्हारी देखभाल की, तुम्हें प्यार दिया, और तुम ठीक होते ही अपनी उस बीबी के पास चले गए। मगर डोंट वेरी, मैं आ रही हूँ तुम्हें हासिल करने, तुम्हें अपना बनाने, और उस पाखी को हमारी जिंदगी से बाहर निकालें। जस्ट वेट एंड वॉच माई लव आयान। और वो हंसने लगती है। टू बी कंटिन्यू एंड नेक्स्ट सीजन।
इसी कहानी के साथ ये सीज़न खत्म हुआ। मिलते हैं अगले सीज़न में बहुत ही जल्द। तो आप प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट कर दें और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी नेक्स्ट सीज़न देखना चाहते हैं हमें कमेंट करें, हम आपके लिए नया सीज़न ज़रूर लेकर आएंगे। थैंक यू।